लास्ट क्लास में जो बच्चों हमने चैप्टर स्टार्ट करा था उसका नाम तो बेसिकली था मनी मार्केट, जिसमें हम मनी डिमांड के कॉन्सेप्ट के बारे में हमने पढ़ाई करी थी। ठीक है, तो आपको एक बार बता देता हूँ क्या क्या पढ़ा था हमने। तो हमने इसमें सिर्फ 2 पॉइंट्स कवर करे थे। पहला तो पॉइंट था इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आपको ये बताया था कि मनी क्या होता है। तो उसमें बातें ये थी कि मनी जो है वो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग जिसके अंदर स्टोर ऑफ वैल्यू हो, मतलब जिसको आप सेव कर सकते हो फ्यूचर के लिए, जिसमें यूनिट ऑफ अकाउंट हो, मतलब कि जिसमें कॉमन बेस है प्राइसेस के लिए, और जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो, मतलब कि आप जिसकी माध्यम से गुड्स को खरीद सकते हो और बेच सकते हो। तो ये तो हो गया मनी। फिर आपको बताया था कि मनी जो है वो कई वर्षों में अलग अलग रूप में था, जैसे कभी शेल्स था, कभी ग्रेन था, कभी पेपरकॉर्न थे, कभी गोल्ड सिल्वर कॉइन्स थे। तो मनी जो है वो ऐसे ऐसे बदलता रहा। फिर आपको एक फिएट मनी की कहानी सुनाई थी कि पहले लोग अपना सोना बैंक में दे देते थे और बदले में एक पेपर क्लेम ले लेते थे। फिर बाद में कुछ दिनों के बाद गोल्ड और पेपर क्लेम को डीलिंक कर दिया और फिर जन्म हो गया फिएट मनी का। तो फिएट मनी मतलब वो मनी जो सरकार छाप रही है एक तरह से और आपको दे रही है, जिस पे लोगों को भरोसा है ना। बाकी मनी की एक आरबीआई की डेफिनेशन थी, वो तो चलो एक रटने वाला पॉइंट है, उसको छोड़ो। बाकी फंक्शंस मनी के ये थे, कैरेक्टरिस्टिक ये थे कि वो जनरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, लंबे समय तक चलता रहे, इजीली रिकॉग्नाइजेबल हो, जिसको काउंटरफीट करना आसान ना हो, जो बहुत ही स्केर्स हो, मतलब रिलेटिवली स्केर्स हो, और पोर्टेबल हो। पोर्टेबल का मतलब आसानी से आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो, हाँ कैरी कर सकते हो। बाकी यूनिफॉर्म होना चाहिए, एक जैसा दिखना चाहिए और डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक कहानी याद आ गई सबको। फिर हमने पढ़ा था इसी में कि मनी को मेजर कैसे करेंगे। तो मनी को मेजर करने के लिए एक कॉन्सेप्ट यूज होता है, आईएमएफ ने जो दिया है वो है ब्रॉड मनी का। ब्रॉड मनी के अंदर मोटा मोटा 2 चीजें कवर हो जाती हैं, लिक्विडिटी भी और स्टोर ऑफ वैल्यू भी। तो लिक्विडिटी मतलब आपको आज के खर्चों के लिए पैसा चाहिए, और स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब आपको भविष्य के लिए पैसा चाहिए। तो लिक्विडिटी के अंदर मैंने आपको बताया था कि मोटे मोटे 2 पॉइंट्स हो जाते हैं, नेशनल करेंसी और ट्रांसफरेबल डिपॉजिट। और स्टोर ऑफ वैल्यू के अंदर हो जाते हैं लंबे समय वाले नॉन ट्रांसफरेबल डिपॉजिट, जैसे आप एफडी करवाते हो। तो इन तीनों को मिलाकर हम कह देते हैं ब्रॉड मनी, लेकिन खाली लिक्विड वाले ऊपर के 2 को क्या बोल देंगे, नैरो मनी। उसके बाद फिर ये था कि भाई दूसरा मेन पॉइंट कि डिमांड फॉर मनी क्या है। तो डिमांड फॉर मनी का मतलब आपको बताया था कि इच्छा यानी डिजायर टू होल्ड मनी, आप अपने हाथों में कितना पैसा चाहते हो, तो वो होती है डिमांड फॉर मनी। लेकिन ये डिराइव्ड डिमांड होती है, मतलब आपको पैसों की आवश्यकता नहीं है, आपको तो एक्चुअल में चीजों की आवश्यकता है और उस वजह से आप पैसों की डिमांड कर रहे हो, मतलब एक डिराइव्ड डिमांड हो गई। बाकी इसमें भी मनी की डिमांड, लिक्विडिटी और स्टोर ऑफ वैल्यू की डिमांड दोनों को मिला दिया। बाकी हमने 4 फैक्टर्स पढ़े थे कि जो डिमांड फॉर मनी को प्रभावित करेंगे, वो देख लो दोबारा से। पहला था कि अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो आपका खर्चा भी ज्यादा होगा, आपका खर्चा ज्यादा होगा तो आप डिमांड भी ज्यादा करोगे। दूसरा था कि अगर महंगाई ज्यादा होगी तो महंगाई ज्यादा अगर होगी तो आप भी पैसे की डिमांड ज्यादा करोगे। तीसरा थोड़ा क्रिटिकल था, जिस पर गंभीर चर्चा हुई थी, वहां पे बात भी हुआ था, लेकिन अल्टीमेटली जो मैंने कहा वही माना गया था। लेकिन क्या कहा था वो दोबारा देख लेते हैं। तो उसमें कहानी ये थी, डायग्राम से समझा देता हूं, कि अगर आपके पास पैसे हैं और बैंक आपको ज्यादा इंटरेस्ट देने के लिए तैयार हो जाएगा, यानी इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ जाएगा, तो आप पैसे हाथ में रखना चाहोगे या बैंक में डालोगे, बताओ। बैंक में डालोगे, तो इसका मतलब आपके हाथों के पैसों की डिमांड कम हो गई। तो ये था पॉइंट। तो जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है तो आपके डिमांड जो है मनी की होल्ड करने की वो कम हो जाती है, क्योंकि आप अपने पैसे को बैंक में रखना चाहते हो। और चौथा था इनोवेशंस, कि भाई आजकल एटीएम मशीन्स आ गई, ऑनलाइन ट्रांसफर्स आ गए और ये सब चीजें आ गई, जिसकी वजह से आप पैसों की डिमांड कम करते हो, मतलब होल्ड करने की मनी की रिक्वायरमेंट आपकी कम हो गई, क्योंकि आप ऑनलाइन पैसे रख लेते हो, आप एटीएम कार्ड में पैसे रख लेते हो, तो अब आपकी होल्ड करने की डिमांड कम हो गई। तो क्लियर हो गया, याद आ गई कहानी। चलो, तो बेसिकली हमने 2 पॉइंट्स लिख लिए थे। तो आज हम पॉइंट नंबर 3 से शुरू करेंगे, और ये बहुत बड़ा पॉइंट है और मुझे तो डर है कि शायद आज ये खत्म भी ना हो पाए। तो पॉइंट नंबर 3 लिखते हैं। पॉइंट नंबर 3 का नाम है थ्योरीज ऑफ डिमांड फॉर मनी। थ्योरीज ऑफ डिमांड फॉर मनी। तो बेसिकली इसमें हमें बहुत सारी थ्योरियां पढ़नी है। तो अब इसमें दिक्कत यही है कि जब थ्योरी पढ़नी होती है तो आपको बेसिकली किसी दूसरे इकोनॉमिस्ट ने जो कहा उन बातों को पढ़ना होता है। तो जब हम अपनी मतलब माता पिता की बात सुनने में हमारे कान से खून निकल जाते हैं, तो किसी और इकोनॉमिक्स की बातें पढ़ते समय तो आपको बहुत तकलीफ लगेगी कि ये क्यों ये कह रहा है, क्या ये कह रहा है, हमें तो नहीं माननी ये सब बातें, लेकिन आपको करना पड़ेगा। और इसमें आपको 3 बाइफर्केशन करने, 3 थ्योरियां हैं। ठीक है, 3 थ्योरियां पढ़ेंगे हम। पहली थ्योरी है क्लासिकल अप्रोच। पहली है क्लासिकल अप्रोच। उसके बाद दूसरी है कैम्ब्रिज अप्रोच। कैम्ब्रिज अप्रोच। और तीसरी है कीनीजियंस थ्योरी। कीनीजियन थ्योरी। तो बेसिकली मनी की डिमांड को लेकर 3 लोगों की 3 थ्योरियां हैं। एक है क्लासिकल अप्रोच, एक है कैम्ब्रिज अप्रोच और एक है कीनीजियन थ्योरी। ठीक है ना। तो इसमें ऑर्डर वाइज ही आप समझ लो इंपॉर्टेंस है। कीनीजियन थ्योरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पहली लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे बड़ी है। बाकी ये दोनों तो छोटी छोटी हैं, तो ये मतलब कोई ज्यादा खास नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़नी तो है। तो हम ऐसा करेंगे, हम 1 बाय 1 तीनों की हेडिंग डाल के तीनों के बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसा करते हैं, हम नंबर 1 ऐसा लिख लेते हैं, क्लासिकल अप्रोच। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्लासिकल अप्रोच बताते हैं कि मनी की डिमांड के बारे में क्या कहा गया। क्लासिकल अप्रोच पुराने जमाने की, ये सबसे पहली थ्योरी है, क्लासिकल अप्रोच। चलो, तो इसमें आप पहले तो लिखो ब्रैकेट में, इसका घर का नाम है, इसको घर में मम्मी प्यार से बुलाती हैं, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, QTM। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, QTM। तो इसमें आपको एक आदमी बनाना है। पहले इस आदमी का नाम लिखना है
इरविंग येल, इरविंग येल, तो येल से याद रखो। ओह सॉरी, इरविंग फिशर, सॉरी इरविंग फिशर, फिशर से याद रखो। येल यूनिवर्सिटी थी, इरविंग फिशर से याद रखो, फिशर और ब्रैकेट में येल यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो फिशर से याद रखो। तो आदमी का नाम है इरविंग फिशर, येल यूनिवर्सिटी। तो इन्होंने एक किताब लिखी थी, तो एक किताब बनाइए। किताब का नाम था द परचेजिंग पावर ऑफ मनी, द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। और ये किताब कब लिखी थी बताओ इन्होंने? मतलब आज से 100 साल पहले, 1911। 100 से भी ज़्यादा होगा है ना, वही, लेकिन रफली 100। तो 100 साल से भी पहले किताब लिखी थी परचेजिंग पावर ऑफ मनी। व्यक्ति का नाम था इरविंग फिशर, येल यूनिवर्सिटी में, मतलब ये थे इकोनॉमिस्ट। तो इन्होंने जो इस किताब में बात कही वो पहले हम एक बादल में लिख लेते हैं, मुद्दे की बात कि इन्होंने क्या कहा। तो इन्होंने कहा कि भाई डिमांड फॉर मनी, डिमांड फॉर मनी इज फॉर ट्रांजैक्शन पर्पस। ट्रांजैक्शन पर्पस को आप हाईलाइट कर लेना। तो इन्होंने किताब में तो बहुत सारी बातें कही, लेकिन जो मुद्दे की मेन बात आपके लिए कही वो ये कही कि जो मनी की डिमांड होती है हमें, वो ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए होती है। ट्रांजैक्शन पर्पस क्या है वो थोड़ा सा भी आपको बता दूंगा। तो इन्होंने कहा कि मनी की जो डिमांड होती है वो ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए होती है। तो ट्रांजैक्शन पर्पस का क्या मतलब हो गया बताओ? ट्रांजैक्शन करना मतलब गुड्स और सर्विसेज को मतलब खरीदना, बेसिकली ट्रांजैक्शन का मतलब हो गया डे टू डे नेचर का काम करना। तो आपको मनी की डिमांड क्यों होती है, आपको मनी की जरूरत क्यों होती है? तो इन्होंने कहा ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए, कि आपको क्या करना है, कुछ खरीदना है डे टू डे चीजों के लिए, बस सिंपल। तो डिमांड फॉर मनी इज फॉर ट्रांजैक्शन पर्पस, ये उन्होंने मेन बात कही। लेकिन और भी बातें जो है वो हम एरो डाल डाल के लिखते हैं। तो फर्स्ट एरो डाल के आप लिखना इसमें, चेंजेस इन जनरल लेवल ऑफ commodity prices, changes in general level of commodity prices or changes in value or purchasing power of money are determined first and foremost by change in the quantity of money in circulation, change in the quantity of money in circulation. So changes in general level of commodity prices or changes in value or purchasing power of money are determined first and foremost by change in the quantity of money in circulation. Quantity of money को आप ब्लॉक कर लेना। चलो ठीक है, पहले इस लाइन का क्या मतलब है सर? इस लाइन का ये मतलब है कि आप ऐसे एज्यूम कर लो आपको समझाने के लिए कि मान लो हमारे देश में मनी का जो सर्कुलेशन है, मनी का सर्कुलेशन का मतलब एक तरह से हो गया, हाँ मतलब कि देश में जितना पैसा है, ऐसे समझ लो सिंपल भाषा में, मतलब क्वांटिटी ऑफ मनी, कि देश में जितना पैसा है। अब अगर देश में पैसा ज़्यादा होगा तो उससे क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइसेस बढ़ेंगे, है ना। और अगर देश में पैसा कम होगा, मान लो आप ऐसे सोचो कोई गरीब देश है जहाँ पर लोगों के पास ओवरऑल मनी बहुत कम है, तो वहाँ पर क्या होगा, डिमांड भी कम ही रहा करेगी, प्राइसेस भी कम ही रहा करेंगे। तो पहले पॉइंट में यही बोल रहे हैं फिशर भाई कि भाई जो जनरल लेवल है प्राइसेस का, या जो परचेजिंग पावर है मनी की या वैल्यू, वो सबसे ज्यादा निर्भर इसी बात पर करती है, मतलब वो सबसे पहले डिटरमाइन किस चीज से होती है, क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन। तो किसी भी देश में प्राइसेस ज्यादा होंगे कम होंगे, या वहां पर परचेजिंग पावर ज्यादा होगी कि कम होगी, ये किस बात पर डिपेंड करेगा सबसे पहले, कि उस देश में मनी का सर्कुलेशन कितना है। जैसे यूएस हो गया, अब यूएस में मनी का सर्कुलेशन ज्यादा है तो वहां पर इसका मतलब परचेजिंग पावर भी ज्यादा है। या मान लो कोई गरीब देश सोच लो आप, अफ्रीका का या कोई भी, तो वहां पर मान लो मनी सर्कुलेशन कम है तो फिर वहां पर परचेजिंग पावर भी कम होगी, प्राइसेस भी कम होंगे। तो पहला पॉइंट समझ आ गया क्या कहा फिशर ने, कि किसी भी देश की जो जनरल प्राइस लेवल होती है या जो परचेजिंग पावर होती है वो सबसे पहले डिटरमाइन होती है वहां के क्वांटिटी ऑफ मनी से जो सर्कुलेशन में है, ठीक है। सेकंड पॉइंट में लिखना है फिशर्स वर्जन कॉमा ऑल्सो टर्म्ड एज, फिर इन्वर्टेड कॉमास में लिखना इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज और ट्रांजैक्शन अप्रोच। तो इसमें आप हाईलाइट कर लेना इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज। तो ये मैं आपको लिखवाऊंगा इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज क्या है। तो फिशर भाई ने एक इक्वेशन दी जिसको इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है। तो फिशर भाई ने जो इक्वेशन दी है वो लिखते हैं कि फिशर भाई ने क्या इक्वेशन दी है। इक्वेशन वर्ड का मतलब तो आपको पता है क्या होता है, इक्वेशन का मतलब होता है इक्वालिटी। एक चीज एलएचएस में होगी, एक चीज आरएचएस में होगी, दोनों बराबर होंगे, इसको इक्वेशन बोलते हैं। तो एलएचएस में लिखा है जी एमवी, तो आप लिख लो एमवी, और आरएचएस में लिखा है पीटी,
PT, MV इज इक्वल टू PT। तो अब ये सर कौन सी चिड़ियाओं के नाम है? तो लिखते हैं जी M का मतलब, तो लिखो M इज इक्वल टू टोटल मनी इन सर्कुलेशन ब्रैकेट में ऑन एन एवरेज। तो M का मतलब तो हो गया टोटल मनी इन सर्कुलेशन, मनी जो सर्कुलेशन में है ऑन एन एवरेज। V का मतलब हो गया ट्रांजैक्शन वेलोसिटी। सर ये क्या कह दिया आपने? ये तो फिजिक्स आ गई। ट्रांजैक्शन वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन, ट्रांजैक्शन वेलोसिटी। तो अब बताओ जी, आप तो सब बच्चे मेरे से ज्यादा होशियार हो साइंस में, तो वेलोसिटी का मतलब स्पीड। तो अगर मैं कह रहा हूं ट्रांजैक्शन वेलोसिटी, तो इसका मतलब किसकी स्पीड? ट्रांजैक्शन की स्पीड। तो जैसे मान लो ये कमरे में, ये मान लो ये इकोनॉमी है, तो पिछले 1 घंटे में मान लो कमरे में सिर्फ 2 ट्रांजैक्शन हुई, ये है एग्जांपल 1। और अगर पिछले 1 घंटे में इस कमरे में 100 ट्रांजैक्शंस हुई, आपने उसको बेचा, उसने उसको बेचा, उसने इससे खरीदा, उसने इसको बेचा, तो इसका मतलब जो सेकंड एग्जांपल है उसमें ट्रांजैक्शन वेलोसिटी ज्यादा है। तो ट्रांजैक्शन वेलोसिटी का मतलब एक तरह से हो गया कि भाई कितनी बार ट्रांजैक्शनें हो रही हैं, कितनी तेजी से ट्रांजैक्शनें हो रही हैं, 1 घंटे में या 1 मंथ में या 1 साल में कितनी ट्रांजैक्शनें हो रही हैं। तो इसको नाम दे दिया V, मतलब ट्रांजैक्शन वेलोसिटी। तो इसके ब्रैकेट में लिख लो, मतलब इसका मतलब डेफिनेशन, दैट इज एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स across all transactions a unit of money is spent। इसमें आप a unit of money को भी अंडरलाइन कर सकते हो, बाकी अपने समझने के लिए लिख लो रुपी। जैसे हम तो इंडिया में बैठे हैं ना, तो हम रुपी लिख लेते हैं क्योंकि हम तो इंडिया के नजरिए से समझ लेंगे। यूएस में बच्चा जब पढ़ रहा होगा वो डॉलर लिख लेगा। तो इसका मतलब ये है कि ऑन एन एवरेज कितनी बार मतलब आपने रुपए खर्च करा है ना, और रुपए खर्च कब होगा? जब आप ट्रांजैक्शन करोगे। तो मतलब वेलोसिटी का मतलब सिंपल ये है, ट्रांजैक्शन वेलोसिटी का मतलब ये है कि कितनी तेजी से ट्रांजैक्शनें हो रही हैं या कितनी बार ट्रांजैक्शनें हो रही हैं ऑन एन एवरेज। तो V हो गया ये, तो M हो गया, V हो गया। उसके बाद P तो सिंपल है, P तो नाम से ही क्लियर हो गया। P मतलब प्राइस, यानी कि एवरेज प्राइस लेवल। P मतलब प्राइस, एवरेज प्राइस लेवल। और T लास्ट में है T हो गया टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो T का मतलब टोटल कितनी ट्रांजैक्शनें हुई हैं, टोटल कितनी ट्रांजैक्शनें हुई हैं। ठीक है, लिख लिया। तो P मतलब एवरेज प्राइस लेवल और T मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो इसको पहले मैं आपको P और T को अगर थोड़ा सा समझाऊं तो बड़े ध्यान से सुनना। एवरेज प्राइस का तो मतलब है कि मान लो एक ट्रांजैक्शन हुई 10 रुपए की, ठीक है, आपने पेन बेचा, ठीक है। एक ट्रांजैक्शन हुई 20 रुपए की, आपने जेल पेन बेचा। एक ट्रांजैक्शन मान लो हुई 30 रुपए की, आपने कुछ और बेचा। तो मान लेते हैं 3 ट्रांजैक्शन हुई, ठीक है। तो पहले का प्राइस था 30 रुपए, दूसरे का प्राइस था 10 रुपए, तीसरे का प्राइस था 20 रुपए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एवरेज प्राइस बताओ, तो एवरेज प्राइस क्या हो गया? 20। तो समझ आ गया एवरेज प्राइस लेवल का मतलब क्या है कि भाई ऑन एन एवरेज क्या प्राइस है। तो अगर एक ट्रांजैक्शन 10 रुपए की हुई, एक 20 की हुई, एक 30 की, तो एवरेज प्राइस कितना हो गया? 20। अब मान लो एवरेज प्राइस हमने निकाल लिया 20, तो इसका मतलब ये है कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि हर ट्रांजैक्शन कितने रुपए की होती है? 20 की होती है। एवरेज प्राइस का क्या मतलब है कि हर ट्रांजैक्शन कितने रुपए की होती है? 20 रुपए की होती है। अब मान लो पूरी इकोनॉमी में 5000 ट्रांजैक्शनें हुई हैं, पूरी इकोनॉमी में 5000 ट्रांजैक्शनें हुई है मान लो। तो आपसे अगर पूछा जाए कि भाई बताओ टोटल खर्चा कितना हुआ, तो आपने कैसे निकाला? 1 लाख मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि एक ट्रांजैक्शन का एवरेज प्राइस है 20 रुपए, और अगर देश में 5000 ट्रांजैक्शनें हुई हैं तो इसका मतलब टोटल खर्चा इकोनॉमी में कितना हो गया? 1 लाख रुपए हो गया। तो ये जो P इंटू T होता है ना, ये एक तरह से डिमांड साइड शो कर रहा होता है। ये शो कर रहा होता है कि लोगों ने कितना खर्चा करा है। तो P इंटू T जो होता है बेसिकली ये कौन सी साइड शो कर रहा होता है? डिमांड साइड, कि भाई लोगों ने कुल मिलाकर लाख रुपए खर्च करे, ये मतलब हो गया। तो समझ आ गया P इंटू T का क्या मतलब है? तो ये जो P इंटू T है, मतलब PT जो लिखा है, इसका मतलब है खर्चा, इसका मतलब है डिमांड साइड, ओके। और M इंटू V, अब इसको भी देख लो एक बार ऐसे, अभी बाद में लिखवाऊंगा, अभी मत लिखना। M इंटू V, अब M है टोटल मनी इन सर्कुलेशन ऑन एन एवरेज, और V है ट्रांजैक्शन वेलोसिटी, मतलब कितनी बार रुपए खर्च हो रहा है। तो जब आप M इंटू V कर देते हो तो ये भी मजेदार बात ये है कि कितने रुपए बनेगा? 1 लाख ही बनेगा। लेकिन ये डिमांड साइड नहीं शो कर रहा, ये मनी की सप्लाई साइड शो कर रहा होगा। इसका मतलब जो मनी देश में सर्कुलेटेड है वो कितना सर्कुलेट हुआ? मनी 1 लाख रुपए। क्योंकि मान लो एवरेज सर्कुलेशन है मनी की, ऐसी लिख रहा हूं, लेट्स से 100 रुपए, और ट्रांजैक्शन वेलोसिटी है 1000, कि ऑन एन एवरेज 1000 बार ट्रांजैक्शन हो रही है, 1000 बार रुपया खर्च हो रहा है। तो कितना हो गया? M इंटू V, वो भी 1 लाख ही आएगा। तो ये सप्लाई साइड शो कर रहा है मनी की, कि भाई जो मनी की सप्लाई है इसका मतलब वो कितनी हुई है? 1 लाख। क्योंकि आपने बचपन में ये तो पढ़ी रखा होगा कि सप्लाई और डिमांड क्या होंगे? मतलब बराबर होंगे इक्विलिब्रियम पे। तो फिशर की ये जो कंडीशन है, ये जो इक्वेशन है, ये एक तरह से सप्लाई और डिमांड को ही शो कर रही है। तो MV का मतलब हो गया सप्लाई साइड और PT का मतलब हो गया डिमांड साइड। तो ओके होगी बात। तो खैर MCQ में तो आपसे ये सब कम पूछता है, आपसे तो वो इक्वेशन पूछेगा, तो आपको तो इक्वेशन याद रखनी है। MV इज इक्वल टू PT, और M का मतलब है टोटल मनी इन सर्कुलेशन मान लो ऑन एन एवरेज, T का मतलब है ट्रांजैक्शन वेलोसिटी ऑन एन एवरेज, P का मतलब है एवरेज प्राइस लेवल, और टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन मतलब T। तो MV इज इक्वल टू PT।
चलो फिर इसी के नीचे लिखते हैं कॉन्टिन्यूएशन में नेक्स्ट एरो डाल के, लेटर इकोनॉमिस्ट्स रिप्लेस्ड टी बाय, तो ये भी हमसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ लेता है कि बाद में इकोनॉमिस्ट्स ने टी को रिप्लेस कर दिया, उन्होंने कहा टी हटाओ भाई, ये जो टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं टी इसको हटाओ, ये नहीं लेंगे हम, तो क्या लेंगे फिर, तो लिखो रिप्लेस्ड बाय रियल आउटपुट। उन्होंने लिया कि रियल आउटपुट कितना है, प्रोडक्शन कितना है, डब्बे कितने बनाए, रियल आउटपुट, और इसका सिंबल भी लिख लो, इसको वाई भी बोल सकते हैं। तो इकोनॉमिस्ट्स ने बाद में टी की जगह क्या कर दिया, वी, वाई सॉरी। उसके बाद आफ्टर सम टाइम कॉमा फिशर एक्सटेंडेड द इक्वेशन, कुछ समय बाद फिशर को लगा कि मजा नहीं आ रहा इक्वेशन में, ये तो बहुत आसान हो गई, ये तो बच्चा रट लेगा, है ना। कुछ समय बाद फिशर को लगा इक्वेशन तो बहुत आसान हो गई, mv = pt, तो उसने फिर कुछ समय बाद क्या करा, अपनी इक्वेशन को एक्सटेंड कर दी। कह रहा मैं नई इक्वेशन बता रहा हूँ, वो रटना, वो वाली नहीं, मतलब वो भी रटनी है लेकिन कह रहा वो छोटी है, अब इसको एक्सटेंड करेंगे, इसको और बड़ा करेंगे। तो फिशर भाई ने बड़ी करी इक्वेशन, तो पहले लिख लेते हैं बड़ी वाली, फिर समझाता हूँ। तो बड़ी इक्वेशन लिख लो, मतलब पहली वाली क्या थी, mv = pt, ये तो थी ना, ये तो पुरानी वाली थी, mv = pt। तो बस उसने एक्सटेंड जो करा वो क्या करा, पहले मैं लिख देता हूँ, mv में m-v' और जोड़ दिया, तो आप ये लिखो, तो mv के अंदर उसने m-v' और जोड़ दिया, तो एक्सटेंडेड इक्वेशन बन गई mv + m-v' = pt। तो कुछ समय बाद फिशर भाई ने अपनी इक्वेशन को एक्सटेंड कर लिया, तो mv के साथ उसने m-v' और जोड़ दिया। तो बच्चा ऑब्वियसली क्या पूछेगा, बताओ कि ये कौन सी चिड़िया है, m-v' क्या है भाई, m आपको पता चल चुका था, v आपको पता चल चुका था, pt भी आपको पता ही चल चुका था। तो m' और v' क्या है वो लिखवा देता हूँ, पहले आप m' लिख लो कि m' का मतलब है डिमांड डिपॉजिट्स, तो m' का मतलब है डिमांड डिपॉजिट्स। तो डिमांड डिपॉजिट्स कौन से हैं वो ऐसे ओरली बता दो अगर याद है आपको। हाँ, जो मतलब हमने लिखे थे लास्ट क्लास में, एक बार मैं दिखाने के लिए ऊपर जा रहा हूँ। डिमांड डिपॉजिट्स वो हो गए जिनको आपने ट्रांसफरेबल डिपॉजिट की तरह लिखा था, ये देखो ब्रॉड मनी में सेकंड एरो देखो भाई बहनों सब बच्चे, ट्रांसफरेबल डिपॉजिट्स लिखे थे, याद आ गया, उसके ब्रैकेट में लिखा था ना, विच इंक्लूड डिमांड डिपॉजिट्स। तो डिमांड डिपॉजिट्स कौन से होते हैं, जिनमें आप जब चाहे अपने मन से पैसा डाल सकते हो, पैसा निकाल सकते हो, यानी करंट अकाउंट वाला पैसा। तो बाद में फिशर भाई ने डिमांड डिपॉजिट्स और जोड़ दिए। तो पहले तो उन्होंने खाली मनी की बात करी थी जो सर्कुलेशन में है, लेकिन बाद में फिशर ने कौन सा पैसा इसमें और ऐड कर दिया, डिमांड डिपॉजिट वाला। तो समझ गए m' का मतलब क्या है, डिमांड डिपॉजिट और जोड़ दिया। मैं एक लिंक बना देता हूँ, तो जब आप आज के जमाने में मनी सप्लाई पढ़ते हो, ये LHS जो है, ये भी लिखवाऊंगा वैसे, LHS जो होता है ये एक तरह से सप्लाई है ना, मनी सप्लाई। तो अगर आपको क्लास 12 याद हो मनी सप्लाई, तो उसमें आप करेंसी के साथ साथ इन्हें भी काउंट करते थे, डिमांड डिपॉजिट करते थे ना। तो पहले फिशर ने खाली करेंसी ली थी, मतलब मनी इन सर्कुलेशन, लेकिन बाद में उसने क्या भी जोड़ दिया, डिमांड डिपॉजिट। तो इसीलिए जो डिमांड डिपॉजिट जुड़ा वो m' है। तो समझ गए, m' क्या है, डिमांड डिपॉजिट। और v' क्या होगा, कोई तुक्का मार सकता है होशियार बच्चा, नहीं टर्म डिपॉजिट नहीं, v तो देखो आपका v तो वही रहेगा, v क्या रहेगा, v से क्या था, जो मनी सर्कुलेशन में था, देखो जो मनी सर्कुलेशन में था उसकी वेलोसिटी को तो v कह दिया, जो मनी सर्कुलेशन में था उसकी वेलोसिटी को तो क्या कह दिया, v। तो अब यहां पर m' अगर डिमांड डिपॉजिट है तो m' की वेलोसिटी को क्या कह देंगे, v', यानी कि डिमांड डिपॉजिट्स की जो वेलोसिटी है, यानी कितने डिमांड डिपॉजिट्स हो रहे हैं देश में अभी, भाई खाली एक हो रहा है कि 10 हो रहे हैं कि 100 हो रहे हैं कि 500 हो रहे हैं, है ना। तो डिमांड डिपॉजिट्स की वेलोसिटी को क्या कह दिया, v', ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो कि v' का मतलब है कि m' की वेलोसिटी या डिमांड डिपॉजिट्स की वेलोसिटी, कुछ भी लिख लो जो आपका मन करे। चलो तो LHS को अब लिख लो, तो LHS जो होता है वो सप्लाई ऑफ मनी है, ये लिख सकते हो आप, और जो ये PT होता है, PT ये होता है डिमांड ऑफ मनी या डिमांड फॉर मनी, तो ये आप अब लिख लो। तो LHS जो है वो सप्लाई साइड शो करता है, आपने शायद 12th में पढ़ा है ना, मनी सप्लाई पढ़ा था ना, तो यही तो था, करेंसी और डिमांड डिपॉजिट्स। तो ये सप्लाई साइड शो करता है, और PT मतलब हो गया खर्चा, तो वो डिमांड साइड शो करता है। तो PT हो गया डिमांड फॉर मनी और LHS हो गया सप्लाई ऑफ मनी। तो ये फिशर भाई ने मतलब अपनी इक्वेशन को एक्सटेंड करा, तो इक्वेशन फाइनली यहां तक पहुंच पाई। तो समझ आई इक्वेशन, पहले यहां तक ओके, ठीक है। फिर इसी में बस लास्ट एरो और फिर फिशर की कहानी खत्म हो जाएगी। तो लास्ट एरो में लिख लो, ये एक स्टेटमेंट लिखना है, वेलोसिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन यानी कि v एंड वेलोसिटी ऑफ क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी मतलब अपने समझने के लिए लिख लो ऐसे ही छोटा सा मार्क करके, क्रेडिट मनी मतलब वही डिमांड डिपॉजिट्स, उसको क्रेडिट मनी भी कह रहे हैं, यानी v'। तो वेलोसिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन मतलब कि v एंड वेलोसिटी ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स यानी कि v' रिमेन कांस्टेंट, रिमेन कांस्टेंट। तो फिशर ने ये एज्यूम करा है कि भाई v और v' जो है हमारी इक्वेशन में मतलब वो कांस्टेंट रहेगा, बार बार चेंज नहीं होगा। अगर बार बार वो चेंज होता रहा तो फिर इक्वालिटी डिस्टर्ब होती रही। तो उसने क्या एज्यूम करा कि v और v' क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा।
फुल स्टॉप। फिर इसी के आगे लिख लो टी इज अ फंक्शन ऑफ नेशनल इनकम, टी इज अ फंक्शन ऑफ national income, and since Fisher assumed the full employment levels, and since Fisher assumed the full employment levels in the economy, comma, T also remains constant in short run, T also remains constant इन शॉर्ट रन। तो बेसिकली ये फिशर ने जो एज्यूम करा है वो बातें लिखवानी पड़ी मुझे, लेकिन इसका मुद्दा ये है, वो समझा देता हूं आपको कि टी जो है, टी, अब टी क्या था एक बार टी देख कर आते हैं। टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, कि भाई कितनी ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो वैसे तो कितनी ट्रांजैक्शंस होती हैं ये देश की इनकम पर डिपेंड करेगा, है ना, क्योंकि जहां पर इनकम ज्यादा होगी, जिस देश की इनकम ज्यादा होगी वहां पे टी भी ज्यादा होगी, जिस देश की इनकम कम होगी वहां पे टी भी कम होगी। लेकिन फिशर ने ये एज्यूम करा है भाइयों बहनों, फिशर ये एज्यूम करते थे कि इकोनॉमी ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर है। अच्छा, अब ये भी एक नया शब्द आ गया, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो इसका क्या मतलब है फुल एम्प्लॉयमेंट का? हाँ, ये भी एक एंगल हो सकता है कि डिमांड इक्वल टू सप्लाई कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा और बेहतर अगर इसको बनाया जाए, सारे रिसोर्सेज जो है वो फुल्ली एम्प्लॉयड है, ये एक और अच्छा डेफिनेशन हो गया। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जो सारे रिसोर्सेज हैं इकोनॉमी के, मान लो हम ये एक इकोनॉमी मान लेते हैं इस क्लास को, तो इसमें जितने भी लोग हैं उन सबके पास काम है एक तरह से, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट है। तो फिशर ने ये बोला कि जब इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर अगर काम कर रही है ना, तो फिर ट्रांजैक्शंस भी कांस्टेंट ही रहेंगी, हम ये एज्यूम कर रहे हैं। तो फिशर ने बेसिकली मुद्दे की बात बस ये एज्यूम करी कि टी को भी हम क्या मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे। तो मतलब इस लास्ट पॉइंट में आपके एमसीक्यू के लिए मुद्दे की बात यह है कि फिशर ने क्या एज्यूम करा है कि वेलोसिटी भी क्या रहेगी, कांस्टेंट, और टी भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। बस ये है मेन बात। तो फिशर ने अपनी इक्वेशन में ये बोला कि भाई वी भी कांस्टेंट रहेगा, ऊपर से दिखा देता हूं, और टी भी कांस्टेंट रहेगा। तो बस जो चेंज होगा वो एम या पी में होता रहेगा। तो वी भी कांस्टेंट रहेगा और टी भी कांस्टेंट रहेगा, ऐसा फिशर ने एज्यूम कर लिया था। चलो, तो खैर लिख लिया सब बच्चों ने, ठीक है। तो एक लंबी गहरी सांस लेके हम इसको क्रिस्प बनाते हैं कि एग्जाम के लिए हमें क्या बातें याद रखनी है क्लासिकल अप्रोच में, ठीक है। हाँ, तो क्लासिकल अप्रोच में बस आपको ये याद रखना है, एक तो देखो कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैं आपको उंगलियों पर गिनवा देता हूं। एक तो ये बन सकता है कि भैया इसका दूसरा नाम क्या है, तो दूसरा नाम क्या हो गया, क्यूटीएम। हाँ, क्यूटीएम याद रखना है। फिर आदमी का नाम याद रखना है, फिशर। कौन सी यूनिवर्सिटी थी ये याद रखनी है, ये, ठीक है जी, 3 क्वेश्चन हो गए। किताब का नाम याद रखना है, परचेजिंग पावर ऑफ मनी, ठीक है। तो किताब का नाम पूछ लेगा, किताब कब पब्लिश हुई, 1911, ये पूछेगा। 5 क्वेश्चन हो गए। बाकी ये बादल तो खैर मतलब अपने समझने के लिए कि फिशर ने बोला कि पैसे की जरूरत क्यों है हमें, सिर्फ ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए, मतलब खरीदने के लिए बस। अब ये इसलिए लिखवाना पड़ा क्योंकि जब आपको मैं दूसरी अप्रोच पढ़ाऊंगा, कैम्ब्रिज अप्रोच, तो उसमें 2 पर्पस बताए गए, ट्रांजैक्शन भी और एक और भी, तो वो इसीलिए लिखवाना पड़ा। लेकिन खैर फिशर ने तो बोला कि पैसे की जरूरत क्यों है, सिर्फ ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए। बाकी पहला पॉइंट तो चलो रीड कर लेना, वो खास नहीं है, बेकार। वो तो बस ये है कि किसी भी इकोनॉमी में जनरल प्राइस लेवल या परचेजिंग पावर किस बात पर निर्भर करेगी, मनी के सर्कुलेशन पर, तो वो तो खैर ऐसी हो गया। लेकिन मेन चीज है आपके लिए कि इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज क्या दिया फिशर भाई ने, उसको समझ लो दोबारा। तो फिशर भाई ने कहा, जशनप्रीत भाई आप भी ध्यान से सुनो, MV इज इक्वल टू PT। तो इसको तो रट लोगे आप, लेकिन बस आप इन चारों को अलग अलग याद रखना। M का मतलब हो गया टोटल मनी इन सर्कुलेशन ऑन एन एवरेज, कि भाई मतलब ऑन एन एवरेज कितना मनी सर्कुलेट कर रहे हैं, है ना, सर्कुलेशन वाला मनी, जिसको आप करेंसी कह सकते हो। मतलब और सिंपल भाषा में ऐसे बोलो कि आप सारे बच्चे अपनी जेब में अभी कितने रुपए हैं उसे काउंट कर लो एक तरह से, ठीक है। तो टोटल मनी इन सर्कुलेशन ऑन एन एवरेज। V का मतलब हो गया ट्रांजैक्शन वेलोसिटी, कि भाई कितनी ट्रांजैक्शनें हो रही हैं, लेट्स से 1 महीने में या 1 साल में, तो कितनी ट्रांजैक्शनें हो रही हैं, 100 हो रही हैं, 20 हो रही हैं, 500 हो रही हैं, जितनी भी हो रही हैं, और कितना मतलब 1 रुपए उसमें स्पेंड हो रहे हैं, तो कितनी ट्रांजैक्शनें हुई, तो कितनी ट्रांजैक्शनों को बोल दिया V वेलोसिटी। अच्छा, M into V कर दिया, तो इससे बेसिकली आ गया सप्लाई ऑफ मनी, कि कितना मनी सप्लाई हो रहा है, क्योंकि एवरेज मनी सर्कुलेशन में जितना है और जितनी बार ट्रांजैक्शन हुई दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल मनी सप्लाई आ जाएगा। P का मतलब है एवरेज प्राइस। एवरेज प्राइस मैंने आपको समझाया था कि अगर एक ट्रांजैक्शन थी 10 रुपए की, एक थी 20 रुपए की, एक थी 30 रुपए की, तो एवरेज कितना हो गया तीनों, 20। तो वो तो ऐसे एक एग्जांपल हो गया। और T का मतलब है टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, कि टोटल कितनी ट्रांजैक्शनें हुई हैं। तो इससे पता लगता है खर्चा, P और T से क्या पता लगता है, खर्चा, एक्सपेंस। और एक्सपेंस को डिमांड कहते हैं, क्योंकि डिमांड का मतलब है आप कितना खर्च कर रहे हो। तो इसीलिए P into T क्या बन गया, डिमांड फॉर मनी। तो अब एक बार रिपीट कर लो, M into V क्या बन गया, सप्लाई ऑफ मनी, P into T क्या बन गया, डिमांड फॉर मनी। तो ये हो गया। फिर फिशर ने कहा कि भाई ये मुझे, यानी फिशर से पहले कुछ इकोनॉमिस्ट्स ने T को रिप्लेस करके क्या कर दिया, रियल आउटपुट, यानी कि वाई। ये तो एक छोटा सा पॉइंट हो गया। अच्छा, अब V और T में क्या फर्क है, एक बच्चे ने पूछा सर V और T में क्या फर्क है। तो V और T में जो फर्क है उसको मैं ऑरेंज कलर कर रहा हूं। V में है एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स अक्रॉस ऑल ट्रांजैक्शन यूनिट ऑफ मनी इज स्पेंड, तो वो तो आपको एक एवरेज नंबर बता रहा है। लेकिन T में क्या लिखा है, टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, तो थोड़ा सा मैथमेटिकल फर्क है आई गेस, ठीक है। अच्छा, फिर फिशर ने क्या सोचा कि अब खाली करेंसी नहीं लेंगे, डिमांड डिपॉजिट्स भी जोड़ दो इसमें। तो इसीलिए उसने क्या जोड़ दिया, M डैश और V डैश, मतलब M डैश मतलब डिमांड डिपॉजिट्स और V डैश मतलब उनकी वेलोसिटी। हाँ, उनकी वेलोसिटी। तो M डैश और इनटू V डैश जोड़ दिया, तो ये एक तरह से डिमांड डिपॉजिट्स भी हो गए टोटल। तो MV मतलब टोटल करेंसी और M डैश V डैश मतलब टोटल डिमांड डिपॉजिट्स, तो दोनों को जोड़ लिया तो क्या बन गया, एक तरह से मनी सप्लाई।
और पीटी तो जो है वो ही है बस। और फिर फिशर ने कहा भाई मैं तो ये अज्यूम कर रहा हूँ कि वी भी कांस्टेंट रहेगा और टी भी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो बस आपसे एमसीक्यू में से ज़्यादा पूछेगा नहीं, और अगर बाई चांस पूछ ले तो आप 99 ले आना, एक नंबर छोड़ाना, ठीक है। तो वैसे पूछेगा। चलो ओके जी, चलो तो फिशर की कहानी तो हो गई। अब है नंबर 2। नंबर 2 कौन है? कैम्ब्रिज अप्रोच। चलो ये और इंटरेस्टिंग है। तो नंबर 2 का नाम ये आप नए पेज से लिख लो, कैम्ब्रिज अप्रोच। कैम्ब्रिज अप्रोच। चलो कैम्ब्रिज अप्रोच के लिए बनाते हैं एक चित्र, बनाते हैं पहले। तो इसमें आप एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बनाओ। इसका नाम कैम्ब्रिज अप्रोच क्यों पड़ा? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की बात है, ठीक है ना, और वो भी मतलब अर्ली 1900s की बात है, एग्जैक्ट ईयर नहीं पता लेकिन वही फिशर के दौर में। तो 4 दोस्त थे, ये बहुत होशियार थे चारों दोस्त, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, ठीक है, 4 दोस्त थे। ये सब टॉपर्स थे अपनी अपनी फील्ड के। पहले का नाम था एल्फ्रेड मार्शल, सुना है नाम आपने? चलो ठीक है, तो एक नाम तो सुन रखा है, एल्फ्रेड मार्शल। दूसरे का नाम था एसी पिग्यू। एसी पिग्यू तो हाईलाइट कर लेते हैं, मार्शल को मार्शल से याद रख लेना, हाँ, पिग्यू PIGOU, एसी पिग्यू। तीसरे का नाम था DH रॉबर्टसन। रॉबर्टसन तो इसको रॉबर्टसन से याद रख लेना। और चौथे का नाम तो हमारी छाती पर टैटू है, क्योंकि जब तक इकोनॉमिक्स रहेगी तो चौथे का तो नाम सदाबहार रहेगा। कौन? नहीं वो तो फादर थे, JM कीन्स। कीन्स कीनीजियन थ्योरी पढ़ते थे, वो पढ़िए ना आपने 12th में, पूरा चैप्टर पढ़ा है 12 नंबर का, इनकमेंट थ्योरी है ना, कीन्स याद होगी भी नहीं भाई, अगर उनकी थ्योरी हमें समझ आ गई तो फिर हम वहाँ पे ना बैठ जाएं। तो 4 होशियार दोस्त जब एक साथ बैठे तो इन्होंने पैसों की थ्योरी को डिफाइन करने की कोशिश करी, ठीक है। तो एक से एक दिग्गज है इकोनॉमिक्स की दुनिया के अंदर, एल्फ्रेड मार्शल, एसी पिग्यू, रॉबर्टसन, कीन्स। हालांकि बाद में कीन्स तो क्योंकि थोड़ा और बड़ा टॉपर था, तो बाद में कीन्स जो है पहले तो इनके साथ मिलकर एक थ्योरी बनाई कैम्ब्रिज अप्रोच, और बाद में कीन्स क्योंकि बड़ा टॉपर था वो खुद ही अलग निकल गया, और इसीलिए आपकी तीसरी का नाम क्या देखो, तीसरी अप्रोच का कीनीजियन थ्योरी। कुछ वर्षों बाद उसने फिर अपनी नई थ्योरी और निकाली, कीनीजियन थ्योरी। तो कीन्स जो है टॉपरों का भी टॉपर था, मतलब आप ऐसा समझ लो कि 4 अल्फा खड़े कर दिए, उसमें वो उन अल्फा में भी एक सिग्मा था, ऐसा। हाँ, तो JM कीन्स सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट, ठीक है। तो खैर चारों के नाम याद रखने हैं हमें, तो मार्शल, पिग्यू, रॉबर्टसन और कीन्स। चलो तो पहले एक छोटा सा बादल बना लेते हैं, नहीं तो अगर यहाँ जगह ना हो तो नीचे बना लेना, मतलब हमें इसका एक नाम लिखना है। बेसिकली इनकी जो अप्रोच थी उसका नाम लिखना है, बस इनकी अप्रोच का नाम लिखना है, वो है कैश बैलेंस अप्रोच। कैश बैलेंस अप्रोच। बाकी तो अब मैं आपको पढ़ाता हूँ कि भाई क्या बोला इन्होंने, वो लिखेंगे अभी, कैश बैलेंस अप्रोच, ठीक है। तो बना ली चारों, तो 4 क्वेश्चन तो यही हो गए आपके MCQ में, ठीक है। 4 क्वेश्चन तो यही नजर आ गए, किसी का भी नाम पूछ लेगा कि कैम्ब्रिज अप्रोच में कौन था, 4 थे। चलो तो अब नीचे लिखते हैं कि क्या कहा इन्होंने, तो आप लिखो फर्स्ट एरो डाल के, कैम्ब्रिज अप्रोच। कैम्ब्रिज अप्रोच holds the view that money increases utility in the following ways, ways के आगे आप डैश डाल के लिखना, पहले A, enabling the possibility of split, SPLIT, split up, डैश डाल के up, split up of sale and purchase, enabling the possibility of split up of sale and purchase। और B, being a hedge, HEDGE, hedge against uncertainty, इसमें कीवर्ड्स में हाईलाइट करवा देता हूँ। पहले में हो गया स्प्लिट अप ऑफ सेल एंड परचेज, और दूसरे में हो गया हेज अगेंस्ट अनसर्टेनिटी। तो दोनों आपको समझा देता हूँ कि अब ये लैंग्वेज इसमें हमें यही लिखनी पड़ती है, क्योंकि उन्होंने जो अपना ये व्यू दिया था वो यही स्टेटमेंट थी, तो इसलिए भाषा यही लिखनी पड़ेगी, मतलब लिखवानी पड़ेगी मुझे, लेकिन इसका मतलब समझा देता हूँ। इनेबलिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ स्प्लिट अप ऑफ सेल एंड परचेज, और दूसरा है बीइंग अ हेज अगेंस्ट अनसर्टेनिटी, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल मतलब है। चलो तो ध्यान से सुनना, पुराने जमाने में, आपको याद है पुराने जमाने में पहले बार्टर होता था, बार्टर, याद है बार्टर? अब बार्टर में क्या ड्रॉबैक था, बड़े ध्यान से सुनना। बार्टर में ये ड्रॉबैक था कि अगर मान लो आपको पेन चाहिए, ठीक है, और किसी को एप्पल चाहिए, तो आप दोनों को एक साथ एक ही जगह पे उपस्थित होना पड़ेगा,
तभी आप एक्सचेंज कर पाओगे। आप उससे पेन लोगे और अपना एप्पल उसको दोगे, है ना। तो बार्टर में एक साथ दोनों लोगों को सेम टाइम पर होना पड़ेगा, तभी बार्टर पॉसिबल। ऐसा तो नहीं कि मैंने सोचा मैं मेरे को पेन चाहिए, आप 4 दिन बाद एप्पल लेकर आ रहे, मतलब हो सकता है तब तक मैं चला जाऊं। तो बार्टर में दोनों को एक ही साथ होना जरूरी होगा। तो इन लोगों ने कहा, कैम्ब्रिज वालों, इन चारों दोस्तों ने ये कहा कि देखो मनी जो है, उसने जो सबसे पहली यूटिलिटी हमें प्रोवाइड करी है वो ये करी है कि अब हम मनी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज कर सकते हैं। मतलब अब अगर मुझे पेन खरीदना है तो क्या मुझे किसी के लिए इंतजार करना पड़ेगा? नहीं, मैं बाजार में जाके परचेज कर सकता हूं। और अगर आपको एप्पल बेचना है तो क्या आपको इंतजार करना पड़ेगा कि कोई पेन लेने आएगा तो देने आएगा तो बेचो? आप बाजार में जाके एप्पल बेच सकते हो। तो इन्होंने ये बोला कि मनी ने जो यूटिलिटी प्रोवाइड करी है, पहली यूटिलिटी वो ये करी है कि उसने सेल परचेज को अलग कर दिया। स्ट्रेट अप का मतलब है जिसको बेचना है वो बेच सकता है जब मर्जी, जिसको खरीदना है वो खरीद सकता है जब मर्जी। तो इस पहले वाले को बोलते हैं ट्रांजैक्शन मोटिव, यानी कि ये वही मोटिव हो गया जो फिशर ने भी कहा था। तो पहले वाले को बोल देते हैं ट्रांजैक्शन मोटिव। तो लिख लो, ए का मतलब हो गया ट्रांजैक्शन मोटिव कि भाई आपको खरीदना है तो खरीद लो, बेचना है तो बेच लो, आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तो ए का मतलब हो गया ट्रांजैक्शन मोटिव। लेकिन उन्होंने एक चीज और कही कि मनी जो है ना वो सिर्फ खरीदने बेचने के लिए नहीं, एक और चीज के लिए काम आता है। हाँ, तो क्या कहा उन्होंने कि वो एक और चीज के लिए क्या काम आता है? पहले तो उनकी लैंग्वेज में समझा देता हूं, फिर जो मैडम कह रही है वो सही कह रही है, मैडम ने दिमाग लगाया। बीइंग अ हेज अगेंस्ट अनसर्टेनिटी। हेज का मतलब होता है, लिख लो अगर नहीं पता, हाँ, प्रोटेक्शन या सेफगार्ड अगेंस्ट रिस्क। तो जब आप अपने किसी रिस्क से बचते हो या किसी रिस्क से बचना चाहते हो उसको हेज बोलते हैं। तो हेज का मतलब होता है मतलब प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस या प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क, कुछ भी समझ लो। तो अब देखो पैसे की जरूरत पता है सिर्फ खरीदने बेचने के लिए नहीं, आपको अनसर्टेनिटी के लिए भी पैसे की जरूरत है। अगर कल को भगवान ना करे दोबारा कोरोना जैसे हाल हो जाए या कुछ भी अनसर्टेनिटी हो जाए या कुछ भी मतलब ऐसा घटित हो जाए कि अचानक आपको पैसों की आवश्यकता पड़ जाए, तो वो भी तो एक चाहिए ना पैसा, खाली है थोड़ी ना एप्पल खरीदने के लिए पैसे चाहिए अपने को। तो इन चारों दोस्तों ने यही कहा कि ट्रांजैक्शन मोटिव तो है, वो तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ दूसरा मोटिव भी है। तो दूसरा मोटिव लिख लेते हैं। क्या है दूसरा मोटिव जो मैडम कह रही है कि भाई लिख लो बादल में, मनीज रोल एज टेम्परेरी स्टोर ऑफ वेल्थ। तो इन्होंने ये बोला कि मनी जो है उसको हम स्टोर ऑफ वेल्थ की तरह भी मतलब यूज करते हैं या करना चाहते हैं, और ये भी मनी का मतलब एक यूटिलिटी है। तो खाली खरीदना बेचना तो है ही, लेकिन आप मनी को स्टोर भी कर सकते हो, क्योंकि भविष्य का किसको पता, अनसर्टेनिटी का किसको पता, तो उसके लिए भी पैसे की जरूरत पड़ती है। तो इस मोटिव को कहते हैं, वो बड़ा बड़ा हाईलाइट करके लिखना क्योंकि एग्जाम का क्वेश्चन है। इस सेकंड मोटिव को कहते हैं प्रिकॉशनरी मोटिव। इस मोटिव का नाम पड़ गया प्रिकॉशनरी मोटिव, कि मतलब आप प्रिकॉशन ले रहे हो कि कल को कुछ अगर इमरजेंसी हो गई तो मेरे पास पैसे होने चाहिए, है ना, ये मतलब है। तो फाइनेंस की दुनिया में वैसे एक रूल भी चलता है, आपको बता देता हूँ, अभी आप छोटे हो लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि जो भी आपके अगले आने वाले 4 महीने होते हैं, 4 महीने के आपका जो भी खर्चा होता है, ठीक है ना, उतना पैसा आपको हमेशा अपने पास बिल्कुल रेडी तुरंत रखना पड़ता है या रखना चाहिए। ये फाइनेंशियल मॉडलिंग के रूल्स में सिखाया जाता है, फाइनेंशियल लिटरेसी के रूल्स में सिखाया जाता है इंसान को, मतलब जो पढ़ता है कि आपके आने वाले जो 4 महीने उसमें जितना आपको पता है कि मैं खर्चा करूंगा बेसिक, उतना रुपया आज आपके पास बिल्कुल रेडी होना चाहिए, तकिए के नीचे होना चाहिए, भाई आज मेरे पास इतने रुपए बिल्कुल तैयार है। ये फाइनेंशियल लिटरेसी का रूल है ना। तो खैर ये तो मतलब आज की बात हो गई, लेकिन कीन्स के मुताबिक या मतलब उन चारों दोस्तों के मुताबिक आपको पैसा किस लिए चाहिए? देखो नंबर 1 क्या मोटिव हो गया, ट्रांजैक्शन मोटिव, खरीदने बेचने के लिए, और दूसरा क्या मोटिव हो गया, प्रिकॉशनरी मोटिव, सिंपल भाषा में समझने के लिए स्टोर के लिए, पैसा आपको भविष्य के लिए स्टोर करके रखना है, अनसर्टेनिटी के लिए। तो समझ आ गया इन चारों की अप्रोच में मतलब क्या बोला गया। उसके बाद सेकंड एरो में लिखते हैं, नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मच मनी विल बी डिमांडेड। अब मुद्दा ये कि कितना पैसा चाहिए। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मच मनी विल बी डिमांडेड, क्वेश्चन मार्क, और इसी के आगे लिखना द आंसर इज डैश डाल के, इट डिपेंड्स पार्टली ऑन इनकम एंड partly on other factors like wealth, interest rates, etc. Now the question is how much money will be demanded. The answer is it depends partly on income को आप अंडरलाइन कर लेना, and partly on other factors like wealth, interest rates, इनको भी आप हाईलाइट कर लेना। तो ये तो एक जनरल मतलब स्टेटमेंट है कि भाई मुद्दा तो ये है ना, टॉपिक तो ये है कि कितना मनी डिमांड करना है आपको, मनी की डिमांड क्या है। तो इन चारों दोस्तों ने बताया कि भाई देखो मनी की डिमांड जो है वो इनकम पर भी डिपेंड करेगी और मतलब अदर फैक्टर्स पर भी डिपेंड करेगी, जैसे आपके पास वेल्थ कितनी है या बाजार में इंटरेस्ट रेट कितना है। तो बहुत सारे फैक्टर्स आपके मनी की डिमांड को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे, है ना। तो अब इस लाइन से तो मुझे ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन अब इन कैम्ब्रिज वालों ने अपनी इक्वेशन बनाई, वो लिखते हैं। जैसे फिशर की इक्वेशन क्या थी, पर बताओ बिना देखे, याद है, MB = PT, और फिर उसने एक्सटेंड करके MB + M' V' = PT कर। तो अब इन चारों दोस्तों ने क्या इक्वेशन बनाई वो लिखते हैं। तो इसमें लिखते हैं द कैम्ब्रिज मनी डिमांड फंक्शन इज, तो इन कैम्ब्रिज वालों ने द कैम्ब्रिज मनी डिमांड फंक्शन इज, डैश डाल लेते हैं। तो इन्होंने जो फंक्शन दिया मनी डिमांड का, तो वो लिखते हैं M फिर छोटा सा D, MD = K
इंटू पी वाई, के इंटू पी वाई। तो पहले लिख लो फिर समझाता हूँ क्या है ये सब। तो इसमें लिखो एम डी इज इक्वल टू, एम डी का मतलब हो गया डिमांड फॉर मनी, है ना, वो तो मुझे लगता है नाम से भी क्लियर हो रहा है, एम डी मनी डिमांड, डिमांड फॉर मनी, कि मनी की डिमांड क्या है। तो इन्होंने कहा कि भाई मनी की डिमांड जो है वो इज इक्वल टू के पी वाई। तो यहाँ पर लिखो वाई तो हो गया, वाई इज रियल नेशनल इनकम, रियल नेशनल इनकम, ठीक है, या आप ऑब्लिक करके रियल आउटपुट भी लिख सकते हो, मतलब कुछ भी कह सकते हैं, आउटपुट भी कह सकते हैं और इनकम भी कह सकते हैं। उसके बाद पी हो गया एवरेज प्राइस लेवल ऑफ करंटली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसमें आप एवरेज प्राइस को बस हाईलाइट कर सकते हो। तो सिंपल भाषा में पी मतलब एवरेज प्राइस, कि एवरेज प्राइस कितना। तो वाई हो गया रियल आउटपुट, पी हो गया एवरेज प्राइस लेवल जो अभी करंटली चल रहा है, या करंटली जो हम गुड्स और सर्विसेज बना रहे हैं उनका एवरेज प्राइस लेवल चल रहा है। तो जब आप पी और वाई को मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना, तो पी और वाई को जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो बताओ दक्ष क्या आ जाएगा। तो जब आप रियल आउटपुट को एवरेज प्राइस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा, लिखो जी, नॉमिनल इनकम। तो P इंटू वाई बन गया नॉमिनल इनकम, क्योंकि नॉमिनल इनकम जो होती है, अभी चलो मैं दोबारा बता दूंगा थोड़ी देर में, वापस आऊंगा, पहले लिख लो सारा क्या है। तो पी वाई बन गया नॉमिनल इनकम, और के आखिरी बच गया, के का मतलब है प्रपोर्शन ऑफ नॉमिनल इनकम दैट पीपल वॉन्ट्स to hold as, that people wants to hold as cash balances, that people wants to hold as cash balances। ठीक है, तो अभी आप लिखो। तो एक बहुत ही सरल एग्जांपल से आपको समझा देते हैं कि ये क्या कह रहा है। बाकी के बारे में एक स्टेटमेंट और है, वो भी लिख लो पहले, फिर एक साथ ही समझा दूंगा। तो वो लिख लो ब्रैकेट में, दिस के इज ऑल्सो नोन एज, इसको कैम्ब्रिज के भी कहते हैं, this k is also known as Cambridge K डैश डाल के, it is a parameter reflecting, it is a parameter reflecting economic structure and monetary habits, it is a parameter reflecting economic structure and monetary habits, comma, namely the ratio of total transactions to income and the ratio of desired money balances to total transactions। तो ये कैम्ब्रिज में, अगर आप इंटरनेट पे भी जाओगे, रिसर्च पेपर सर्च करोगे उसमें कैम्ब्रिज का, तो ये एग्जैक्ट भाषा मिलेगी। तो इसलिए मेरी मजबूरी है, मुझे भी भाषा वही लिखवानी है, लेकिन मैं आपको समझा दूंगा इजी वाले तरीके से, अपने देसी स्टाइल में। ये आखिर लिखा क्या है कीन्स में, लिखा बहुत सिंपल चीज़ है, लेकिन लैंग्वेज हमको कैम्ब्रिज की जो है वही लिखनी पड़ती है। तो इसलिए थोड़ा सा अटपटा लगेगा आपको कि भैया क्या लिखा है, लेकिन आप लिख लो कि दिस के इज ऑल्सो नोन एज कैम्ब्रिज के, इट इज अ पैरामीटर रिफ्लेक्टिंग इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एंड मॉनेटरी हैबिट्स। तो ये के जो है ये आपकी मतलब हैबिट्स बताता है कि आपकी मॉनेटरी हैबिट्स कैसी हैं, नेमली द रेशियो ऑफ टोटल ट्रांजैक्शंस टू इनकम एंड द रेशियो ऑफ डिजायर्ड मनी बैलेंसेस टू टोटल ट्रांजैक्शन। चलो ठीक है, तो पहले लिख लिया सब बच्चों ने, ठीक। तो आप बिल्कुल आराम से लंबी गहरी सांस लेकर मेरी बात को सुनना, पहले समझने की कोशिश करना, फिर वापस आऊंगा। तो देखो, सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि रियल आउटपुट या रियल का क्या मतलब है, ठीक है। रियल किसको कहते हैं? हाँ, तो रियल का मतलब ये होता है कि जिसमें हम इन्फ्लेशन को कंसीडर नहीं करते। रियल का मतलब हमेशा ये होता है कि आप इसमें आज के प्राइसेस कंसीडर नहीं कर रहे हो, आप बिना इन्फ्लेशन के, विदाउट इन्फ्लेशन, विदाउट करंट प्राइसेस को कंसीडर करे हुए जो भी आउटपुट है वो बता रहे हो, तो उसको बोल दिया रियल आउटपुट, ठीक है। अब लेकिन अगर उसमें आप करंट प्राइसेस को मल्टीप्लाई कर दो तो फिर ये क्या पता लग जाएगी हमें, क्योंकि इसमें हम आज के दामों को जोड़ रहे हैं, तो ये हम कह सकते हैं कि एक तरह से क्या है, नॉमिनल इनकम। तो एक बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं। लेट्स से कि भाई मान लो रियल आउटपुट जो है वो है 100 यूनिट्स, ठीक है, और आज के जो प्राइस है, करंट प्राइसेस जो है वो मान लेते हैं 20 रुपए, मतलब पर यूनिट। तो अगर 100 यूनिट्स हैं और 20 रुपए पर यूनिट दाम है, तो हमारा नॉमिनल जीडीपी कितना बन गया, नॉमिनल इनकम कितना बन गया, 2000 रुपए। तो पहले आप यहां तक पहुंचे नॉमिनल इनकम तक, कि नॉमिनल इनकम क्या है, नॉमिनल मतलब आज के प्राइसेस के हिसाब से क्या इनकम है, तो 2000 होगी। तो अब आप ऐसे सोचो कि मान लो आपकी इनकम 2000 है, आपकी जेब में 2000 रुपए है, और मैं आपसे अब ये पूछ रहा हूं कि आप अपनी हैबिट बताओ कि आपको इसमें से कितने रुपए अपने पास हाथों में चाहिए, बताओ इसमें से कितने रुपए आप अपने हाथों में रखना चाहते हो, तो बोलो कोई फिगर बोलो। तो दोस्त ने कहा सर 1500 रखना चाहता हूं, ठीक है। तो अब देखो बस इसी बात को, क्योंकि हम समझदार बच्चे हैं, तो
तो हम इसी बात को डिजाइनर तरीके से कहेंगे। तो मैं इसी बात को ये कह रहा हूं कि आप 75% कैश बैलेंस रखना चाहते हो, तो इसका मतलब जो आपने कहा मैंने उस बात को थोड़ा डिजाइनर बना दिया भाइयों बहनों, तो गलत तो नहीं है। ओके, और इस 75% को और डिजाइनर अगर मैं नाम दूं तो इसको मैं कह दूं कैम्ब्रिज के। इस 75% को मैं क्या बोल दूं? कैम्ब्रिज के। तो इसका मतलब आप ये जो 1500 रुपए की डिमांड कर रहे हो, ये आंसर देखो कैसे निकला। आपने 75% किसका निकाला? 2000 का। और ये 2000 भी अपने आप में कैसे निकला था? ये 2000 भी आपका निकला था रियल आउटपुट इनटू करंट प्राइसेस, ऐसे निकला था। बोलो जी यस के नो। तो 1500 को कह दिया एमडी, 75% को कह दिया के, रियल आउटपुट को कह दिया वाई, और एवरेज प्राइस को कह दिया पी। तो देखो जी यही बन गई बात। तो 1500 को लिखने का मैं ये लिख सकता हूँ के पी वाई, एमडी इज इक्वल टू के पी वाई। तो बस ये तो बात कैम्ब्रिज के चारों दोस्तों ने ये तो इक्वेशन दिया। देख लो आप इक्वेशन ऊपर कि एमडी इज इक्वल टू मतलब डिमांड फॉर मनी इज इक्वल टू, तो जो आपका 1500 आंसर आ रहा था हमारे एग्जांपल में, जो आपकी 1500 की डिमांड थी ना भाई, मैंने आपसे पूछा था आप कितने रुपए हाथ में रखना चाहते हो, आपने कहा 1500। तो उस 1500 को मैंने निकाला कैसे? एमडी कैसे निकला? रियल आउटपुट था 100 यूनिट्स, एवरेज प्राइस था 20 रुपए, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके पीवाई कितना आ गया था? 2000 रुपए नॉमिनल इनकम। और मैंने आपके प्रपोर्शन को कि भाई आप कितना प्रपोर्शन, पढ़ लो इंग्लिश के की, प्रपोर्शन ऑफ नॉमिनल इनकम मतलब 2000 में से आप कितना कैश बैलेंस रखना चाहते हो, तो आपने कहा था 75%। तो आ गया आंसर, तो समझ गए? क्लियर हो गया? तो बस तो ये है मेन चीज। तो एमडी इज इक्वल टू के पी वाई, बेसिकली सिंपल बात है लेकिन लिखा हुआ वो है। तो हमारे एग्जांपल में आप ऐसे समझ सकते हो कि एमडी इज इक्वल टू के पी वाई। तो क्लियर हो गया सब बच्चों को? ठीक। बाकी ये जो इंग्लिश लिखी है ये भी वही बात कह रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा और डिजाइनरपन जोड़ दिया। इसमें लिखा है टोटल ट्रांजेक्शन टू इनकम। इसका मतलब है कि आपकी इनकम अगर 1000 है तो आप उसमें से मतलब कितनी ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो ऐसे लिख रहा हूं मान लो 200। और फिर आगे लिखा है द रेशियो ऑफ डिजायर्ड मनी बैलेंस टू टोटल ट्रांजेक्शन, और उस ट्रांजेक्शन में से भी आप कितना मनी बैलेंस अपने पास रखना चाहते हो, मान लो लेट्स से 80। तो इसकी इंग्लिश बन गई रेशियो ऑफ टोटल ट्रांजेक्शन टू इनकम एंड रेशियो ऑफ डिजायर्ड मनी बैलेंस टू टोटल ट्रांजेक्शन। तो वो बेसिकली ये मतलब इन नटशल वो यही कहना चाह रहा है कि आप कितने रुपए अपने पास रखना चाहते हो, हाउ मच डिजायर्ड मनी बैलेंस यू वांट टू होल्ड। तो बस तो एक तरह से एमडी का मतलब ये है कि आप कितना पैसा अपने पास हाथों में रखना चाहते हो। तो आप 1500 रुपए अपने पास रखना चाहते हो लेट्स से इस एग्जांपल में। तो क्लियर हो गया, समझ आ गया? तो मतलब आपको अपने एग्जाम के लिए तो बस ये इक्वेशन याद रखनी है, एमडी इज इक्वल टू के पी वाई। और एमडी का क्या मतलब है, के का क्या मतलब है, पी का क्या मतलब है, वाई का क्या मतलब है, और के पी वाई को निकाल देंगे तो उसका क्या मतलब है। चलो इसी को डायग्राम पर भी बनाते हैं, क्योंकि चारों दोस्तों ने डायग्राम भी दिया है तो वो हम ऐसे ही बना लेते हैं। डायग्राम तो एग्जाम में मांगेगा नहीं लेकिन फिर भी तो एक डायग्राम बना लेते हैं इसका कैम्ब्रिज के दोस्तों का। तो चित्र बना लेते हैं, क्या कहा है चारों दोस्तों ने। तो वाई एक्सिस पर तो आप लिख लो डिमांड फॉर मनी, और एक्स एक्सिस पर आप लिख लो नॉमिनल इनकम। ठीक है, तो वाई एक्सिस पर आ गया डिमांड फॉर मनी कि मनी आप कितना रखना चाहते हो, और एक्स एक्सिस पर आ गया नॉमिनल इनकम। तो थोड़ा सा आपसे दिमाग लगाऊं या बस चेप चेप के करना है? चेप चेप के करना है ना, तो दिमाग लगाएंगे। तो अब आपको ये बताना है कि एक वेरिएबल है इनकम, है ना, मतलब आय हिंदी में, और दूसरा वेरिएबल है पैसे की इच्छा, डिमांड फॉर मनी, कि आपको कितना पैसा हाथ में चाहिए, जरूरत है ना। तो आप बस ये बताओ, इतना दिमाग लगाओ कि इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में, इनकम और पैसे की जरूरत, इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होगा या इनवर्स रिलेशन होगा। ये मतलब मेरे को ये सोच के बताना है, तुक्का नहीं, ये पूछो ठीक है कि इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होगा, मतलब कि इनकम ज्यादा होगी तो आप डिमांड ज्यादा करोगे, या इनवर्स रिलेशन होगा। तो क्योंकि अगर इनवर्स रिलेशन बोलोगे तो मैं ऐसा डायग्राम बना दूंगा, मतलब कर्व बना दूंगा, और अगर आप कहोगे डायरेक्ट रिलेशन है तो मैं ऐसा बनाऊंगा। तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि पहले आप बताओ कैसा रिलेशन है? श्योर? तो चारों दोस्तों को मैं यही बोला होगा, आपको ऐसा लग रहा है? पक्का इनवर्स नहीं कहना चाह, कोई बच्चा इनवर्स नहीं कहना? फिर तो रीजन भी बताओ, डायरेक्ट क्यों कह रहे हो आप? ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो चारों दोस्तों ने भी यही सोचा था। तो इसका मतलब अब उस डायग्राम में आप भी 5 में जोड़े जा सकते हो। तो आपने भी उन चारों की तरह बिल्कुल सही सोचा है ना, तो आप भी अपना नाम इसमें शामिल कर सकते हो। तो बिल्कुल सही है। तो कैसा रिलेशन है इनके बीच में? डायरेक्ट, ठीक है ना। तो देखो मैं कर्व बिल्कुल वही बनाऊंगा, तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो गया, तो ऐसा बना लो बस, ठीक है। तो ये बेसिकली, और इस एंगल को के मार्क कर लो, बाकी इस कर्व पर इक्वेशन लिख लो, एम डी इज इक्वल टू के पी वाई, है ना। तो बाकी एक अंग्रेजी लिखवा देता हूँ। तो आपने बिल्कुल सही सोचा। तो चारों दोस्तों ने भी यही कहा था कि डिमांड फॉर मनी इन दिस इक्वेशन इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ नॉमिनल इनकम। तो चारों दोस्तों ने भी यही कहा था कि जो डिमांड है ना मनी की, वो बिल्कुल एक लीनियर फंक्शन है, मतलब स्ट्रेट लाइन है, जैसा आप देख रहे हो चित्र में, इसको लीनियर फंक्शन कहते हैं, मतलब स्ट्रेट लाइन।
तो डिमांड जो है मनी की वो बिल्कुल लीनियर फंक्शन है ऑफ नॉमिनल इनकम। तो आपने बिल्कुल सही सोचा, मेरी इनकम अगर बढ़ती रहेगी तो मेरी मनी की डिमांड भी बढ़ती ही रहेगी, है ना। बस हाँ, के वेरी कर सकता है, स्लोप वेरी कर सकता है। हाँ ये लिख लो, के का क्या मतलब है, नीचे लिख लो कि भाई के इज इक्वल टू स्लोप ऑफ फंक्शन। के जो है वो वेरी कर सकता है भाई। हो सकता है कोई बच्चा कहे, जैसे आपने पहले कितना के रखा था, आपने कितने परसेंट सेव करा था, 75, तो हो सकता है दूसरा बच्चा कहे सर मैं तो 85% रखना चाहता हूँ, या कोई दूसरा बच्चा कहे मैं तो 30% कैश रखना चाहता हूँ। तो के वेरी हो सकता है बस। तो के वेरी होने से ये जो कर्व है ऐसे ऐसे जा सकता है, लेकिन रहेगा कैसा, लीनियर। तो के जो है वो बेसिकली इसका स्लोप है। तो के बढ़ भी सकता है, किसी बच्चे का के ज्यादा भी हो सकता है, किसी बच्चे का के कम भी हो सकता है, तो उस हिसाब से स्लोप जो है वो ऊपर नीचे थोड़ा सा हो सकता है। और बस आखिरी बादल, फिर खत्म कहानी कैम्ब्रिज वालों की। के का फॉर्मूला कौन बच्चा बताएगा अपने आप? वेरी गुड, md अपॉन पी वाई। ठीक है, तो ये तो आप समझ ही गए। ठीक है, तो md अपॉन पी वाई, तो उसी फॉर्मूले से मतलब निकाल लिया। md इज इक्वल टू के पी वाई था, तो उसी फॉर्मूले से के को बना दिया, के इज इक्वल टू md अपॉन पी वाई। चलो ठीक है ना, तो बस तो ये बेसिकली आपने कैम्ब्रिज वालों की भी अच्छे से कहानी समझ। चलो तो बस आज का जो कार्य था वो यही था, क्लासिकल अप्रोच और कैम्ब्रिज अप्रोच।